मोहब्बत के चक्कर। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक साहिब अपने कुंबे के समेत आबाद हो गए थे। इनकी 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। घर का सरबरा उम्र रसीदा और रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाला था। बड़ी 3 बेटियां जवां साल, जबकि बाकी बच्चे कम उम्र थे और स्कूल जाते थे। बड़ी लड़की का नाम दिल आरा था, जिसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था। इससे बड़ा उनका बेटा आली, जो FA पास था और सुबह वालिद के साथ काम पर चला जाता था। ये दोनों रात गए वापस आते थे। उनकी गैर मौजूदगी में तीनों लड़कियां दिल आरा, मुबैना और साहरे मकान की छता अपने घर के बैरूनी दरवाजे से बारी बारी गिल्ली में झांकती नजर आती थी। कुछ दिनों तक उनका यही तौर रहा तो मोहल्ले के नौजवानों को भी सुनगिन हो गई और चंद दिल फेंक आवारा मिजाज लड़के उनके मकान के सामने चक्कर लगाने लगे। लड़कियों की मां गिरचा सीधी सादी शरीफ खातून थी। अपनी लड़कियों को आन के इस तर्ज अमल पर टोकती जरूर थी, जबकि लड़कियां उसको खातिर में ना लाती और घर के काम को भी हाथ ना लगाती। सौमा बेचारी सारा वक्त काम में ही जती रहती थी। इसको तो सर खुजाने की फुर्सत ना मिलती। इतने बड़े कुंबे का खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की देखभाल, ऊपर से सफाई सुथराई, गरज तमाम काम ही इस गरीब ने अपने सर ले रखे थे और लड़कियां दिन भर बेकार बैठी ओट पिटंग रिसाले पढ़ती थी। चंद दिनों में ही चर्चा होने लगा कि दिल आरा और सबीना ने मोहल्ले के 2 नौजवानों से शनासाई कर ली है और अब ये घर वालों से चोरी छुपे उनसे राब्ते में। उनको लड़कों ने मोबाइल फोन भी दिए थे। घर वाले तो बेखबर थे, मगर लड़कों की ज़बानी ये बात खुली और फिर एक से दूसरे के जरिए तमाम मोहल्ले में उनकी बातें फैलने लगे। लड़कियों का बाप, जिनको मोहल्लेदार सूफी साहिब बुलाते थे, वो बेचारा सोमोसलों का पाबंद और निहायत नेक इंसान था। दोगुनी मेहनत मशक्कत करके कुंबे का खर्चा बमुश्किल पूरा कर पाता था। उसने खुद पर जिंदगी का हर ऐशो आराम हराम कर लिया था ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं और मुआशरे में इज्जत का मकाम पाए। गरीब आदमी के पास सिवाय इज्जत के और होता भी किया है। चाचा सूफी गरीब को क्या खबर कि जिस इज्जत की खातिर वो इस बढ़ापे में अपनी जान गुला रहा है, इसको उसकी बेटियां बेदर्दी से खाक में मिलाए दे रही है। वो अब मोहल्ले के ओबाशों से तोहफों और मोबाइल फोन की खातिर पींगे बढ़ा चुकी थी। मैं मोहल्ले की लड़कियों से उनके बारे तरह तरह की स्टोरियां सुनती थी। इन लड़कियों को हमारे यहाँ आने की यूं भी इजाज़त थी कि मेरी वालिदा शाम को जब फारिग होती 1-2 घंटे इन बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ेत और सपरे भी याद कराती थी। यूं मेरा बाहर की दुनिया से राब्ता रहता था, वगरना मुझको तो घर से बाहर जाए या मोहल्ले के घरों में फिरने की कतई इजाज़त न थी। इंसान की फितरत है कि जो मामलात मख्फी हों उनकी टोह में रहता है। मैं सूफी साहिब के घर नहीं जाती थी, लेकिन इनकी लड़कियों को छत पर चढ़ा देखती थी। सहन में जब बैठी होती उन्हें छत की मंडेर से गिली में झांकता पाती। लगता था कि सिवाय ताक झांक के उनको कोई दूसरा काम नहीं है। ये मामला 6 माह ही चला होगा कि इन लड़कों को पुलिस पकड़ कर ले गई। सुना कि उन्होंने मोहल्ले की एक दुकान से मोबाइल चोरी किए थे। इस ड्रामे की बाज़गश्त अभी गूंज रही थी कि पड़ोसियों ने देखा मोहल्ले के एक सब्जी फरोश का लड़का चाचा सूफी के घर के सामने चक्कर लगाता नजर आता। मेरे छोटे भाई कमर ने बताया, बाजी बहराम चाचा सूफी के घर में सब्जी फल फ्रूट देने आता है। कुछ और भी खुर्दोनोश का सामान चाचा की बेटियां इससे मंगवाती थीं। जब ये सामान बहराम के जरिए तवातुर से दिल आरा के घर सप्लाई होने लगा तो लोगों के फिर से कान खड़े हो गए। अब एक नहीं 2 लड़के हमा वक्त उनके घर के सामने मंडलाते नजर आते। इस मामले को भी समझने में देर न लगी। मोहल्ले वालों ने दांतों में उंगलियां दाब ले। सूफी साहिब की शराफत के सबब अभी तक सभी खामोश तमाशाई बने हुए थे। किसी ने ना तो कोई नाज़ेबा बात उन लड़कियों के बारे कही और ना सूफी साहिब को ही शिकायत करके शर्मिंदा किया। वो चाहते थे अपने तौर पर उन लड़कों को ही समझा बुझाकर इस मामले को ख़त्म करा दे। हुआ भी ऐसा ही कि 2-3 मुअज़्ज़ज़ महल्लेदार सब्जी फरोश के पास गए और इसके लड़के के करतूत से आगाह किया कि मियाँ तुम किधर रहते हो, अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तेरी तो दुकान बैठ जाएगी। बेचारे सब्जी फरोश ये सुनकर बौखला गया। इसे इल्म ही न था कि इसका लड़का दुकान का माल इस बेदर्दी लिटा रहा है। दोपहर को जब वो खाना खाने घर जाता तो बहराम बाप को दुकान पर मौजूद ना पाकर हाथ सीधा कर लेता। यूं 3 माह बाद ही ये सिलसिला भी खत्म हुआ, क्योंकि सब्जी वाले ने अपने लड़के की खूब पिटाई की और इसे इसके मामू के गांव भिजवा दिया।
یہ قصہ بھی تمام ہوا، مگر جہاں دل آرا اور سبینہ سے ایسی چھو کریا ہوں، وہاں روز نت نئے قصے جنم لیتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد اگلے محلے میں قائم ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ پرانے لڑکوں کی چھٹی بو چکی، ان کی جگہ نئے لڑکوں نے لے لی ہے، کیونکہ یہ دوسرا محلہ مالی طور پر زیادہ خوشحال تھا۔ اب تمام خدمات یہ نئے پر ستار پوری کر رہے تھے۔ پھل فروٹ خورد و نوش سے بھرے لفافے، ان کے ساتھ مہکتے ہوئے محبت نامے، مراسلات کی ترسیل کا کام انہوں نے چھوٹی بہنوں کے سپرد کر دیا، کیونکہ موبائل چوری کے تھے، لہٰذا ان کو انہوں نے نہ جانے کدھر غارت کر دیا تھا۔ جس محلے میں یہ بہنیں سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی تھیں، وہاں قریب ہی ایک مکان کرائے پر لگا ہوا تھا، جس میں دوسرے شہر قریبی گاؤں سے آئے لڑکے باغرض تعلیم رہتے تھے۔ کیونکہ وہاں کالج نہ تھے، لہٰذا ان کو پڑھائی کے لیے یہاں داخلہ لینا پڑا تھا۔ جس مکان میں میرے بھائی کا دوست ستار رہتا تھا، وہاں اس کے ساتھ 6 اور بھی نوجوان قیام پذیر تھے۔ یہ سب دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 طالب علم اور بقیہ 3 ملازمت کی خاطر اس شہر میں رہ رہے تھے۔ اکٹھے رہنے سے وہ کرائے کی رقم تقسیم کر لیتے تھے، اس طرح ہر ایک کے حصے میں کم کرایہ پڑتا تھا۔ اسی طرح صفائی والے کو بھی مل جل کر تنخواہ دیتے تھے۔ یہ سب ہی متوسط طبقے سے تھے۔ ستار نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کے ساتھیوں میں سے بھی کچھ ان لڑکیوں کی دوستی کے تمنائی تھے۔ اکثر دفتر سے آ کر مکان کی چھت پر کسی بہانے چلے جاتے، پھر ان لڑکیوں سے اشارے کنائے سے اپنی دلی ضرورت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کو کافی دنوں کی محنت کا ثمر ملا اور نظر التفات ادھر بھی ہو گئی۔ ان دونوں کو بھی دلی مراد حاصل ہوئی اور اب ان کی محبت پران چڑھنے لگی۔ ادھر سے بھی باقاعدگی سے جوابات بھیجے جانے لگے۔ ان لڑکیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں موبائل لے کر دو تاکہ رابطے ہو سکیں، جبکہ طالب علموں کی جیپ اس کی اجازت نہ دیتی تھی، لہذا خطوط مراسلات سے فی الحال کام چلایا جا رہا۔ ان میں سے ایک لڑکا اپنے جذبات کا اظہار خوبصورت پیرائے میں نہیں کر سکتا تھا، لہذا یہ کام اس نے ستار کے سپرد کر دیا تھا۔ جو جواب آتا وہ ستار کے ساتھ میرا بھائی بھی پڑھتا، جواب بھی ستار کے قلم سے تحریر ہوتے تھے۔ خطوط کے ساتھ ساتھ ادھر سے کچھ نذرانہ بھی روانہ کیا جاتا تھا۔ نذرانے کی وصولی کے بعد لڑکیوں کے خطوط میں بہت تعریفی کلمات ہوتے تھے اور لکھا ہوتا تھا کہ ہمارے دل کی تمنا پوری ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے خوابوں کے شہزادے مل گئے، اب ساری زندگی ساتھ نبھائیں گے۔ یہ سلسلہ بھی چند ماہ چلا۔ اس دوران ستار کے ذریعے ان لڑکیوں کی سلام وداع میرے بھائی سے بھی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے محلے کے چند اور نوجوان بھی اس سلسلے سے آگاہ ہو گئے تو بات 400 پھیل گئی کہ یہ لڑکیاں صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچاتی ہیں اور غرض صرف تحفے اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے تک ہی محدود ہے۔ جب یہ لڑکے ان کی فرمائشیں پورا کرنے سے قاصر رہتے تو یہ ان کو ٹھکرا کر کسی اور طرف مائل ہو جاتی تھی۔ ان حقائق کو جاننے کے باوجود منچلے نوجوان کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرتے اور ان کی محبت والفت میں گرفتار ہو جاتے۔ بھائی کا ایک ساتھی بھی 1 سال تک ساحرہ کی الفت کے چکر میں پھنسا رہا، اپنی فیس کی رقم سے اسے تحفے لے کر دینے لگا، تبھی کالج سے نام خارج ہو گیا۔ اگر ستار اور بھائی اس لڑکے کی بر وقت مدد نہ کرتے تو وہ امتحان دینے سے بھی رہ جاتا اور واپس گاؤں جانا پڑتا۔ دل آرا نے بائق وقت 2 لڑکوں سے دوستی کر رکھی تھی اور دونوں سے فرمائشی تحفے لیتی تھی۔ پہلے تو ان دونوں نے ایک دوسرے سے اس معاملے کو خفیہ رکھا، آخر بات عیاں ہو گئی تو دونوں کو صدمہ ہوا، یہ دونوں روم میٹ بھی تھے۔ اب انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ ایسی چلتی پھرتی لڑکیوں کا کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو سبق نہ سکھانا چاہیے جو ہر کسی کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتی۔ ایک دن ان لڑکوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی راز میں شامل کیا اور سب سے صلاح و مشورہ کیا کہ یہ لڑکیاں کب سے ہم کو بے وقوف بنا رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی دانش مندی سے کام لیں اور ان کو سبق سکھائیں تاکہ ان کو دوبارہ اس محلے کے کسی نوجوان کو بے وقوف بنانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ ابھی یہ منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ ایک دن اچانک ساحرہ کی چھوٹی بہن ان لڑکوں کے مکان میں گئی۔ اس وقت ستار وہاں اکیلا تھا۔ اس نے ایک پرچہ اس کو پکڑا دیا، لکھا تھا صرف 50 روپے دے دیجیے، بہت سخت ضرورت ہے، مہربانی ہوگی، کل واپس کر دوں گی۔ ستار نے رقم کو معمولی سمجھتے ہوئے پیسے دے دیے اور سوچنے لگا کہ چڑیا خود دام میں آ گئی، اب تک دوسروں پر التفات تھا، اب مجھ پر بھی ہو گیا ہے۔
रकम दिए हुए उसे थोड़ी देर गुजरी थी कि एक पर्चा और आ गया। रकम के लिए शुक्रिया तहरीर था, लुए था, हो सके तो कोई सस्ता सा फोन ही गिफ्ट कर दें, अब से बातें करने को बहुत जी चाहता है। इसके साथ चंद जवाब तलब उमूर भी तहरीर थे। सत्तार ने इस रुका का जवाब मोहब्बत भरे अल्फाज में लिखकर भिजवा दिया। ये भी लिखा कि जिस लड़के को पहले आप खत लिखती थीं, इसे तो एक हर्फ प्यार भरा लिखना नहीं आता। तमाम खतूत में ही उसकी तरफ से लिखकर भिजवाता था। वैसे भी वो बेचारा एक गरीब किसान का बेटा है, जबकि मेरी जेब इजाजत देती है कि आपकी महंगी फरमाइशें पूरी कर दूं। तो कहिए क्या ख्याल है, बता दो कि कौन सा मोबाइल फोन खरीद कर भेजूं। दूसरे रोज सबीना ने फिर 1 लीटर भिजवाया, जिसमें सत्तार की तारीफ के साथ फौरन दोस्ती का हाथ फराग दिल्ली से बढ़ाने की पेशकश दर्ज थी। इस खत में भी एक अदद मोबाइल की फौरी फरमाइश थी, जो सत्तार ने नया खरीद कर उसे भिजवा दिया। बस फिर क्या था, सिलसिला पक्का हो गया। इसकी बातों से जाहिर होता था कि सत्तार के सवा इसे आज तक कोई मियारी और मनपसंद चाहने वाला पहले कभी मिला ही ना था। वो उसे और मोबाइल फोन दोनों को पाकर बेहद मसरूर थी। इधर ये सिलसिला चल रहा था, उधर वो ये सारी सरगुज़श्त अपने इस दोस्त को सुना रहा था, जो पुलिस इंस्पेक्टर था। इसी ने कहा कि इन आवारा लड़कियों को ऐसा मजा चखना चाहिए कि उम्र भर अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से ताइब हो जाएं और मोहब्बत के झूठे खेल ना रचा पाएं। एक रोज सत्तार ने इसरार करके दिल आरा और सबीना को शाम में कंपनी बाग में बुलवाया। वो घर से सहेली की मंगनी का बहाना करके खूब बन ठन कर आई थी। सत्तार और उसका दोस्त बाग में टहल कर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों बहनें आ गईं तो ये दोनों उनको तन्हा तन्हा एक तरफ ले जाकर बैठ गए। शाम गहरी होती हुई रात में तब्दील होती जाती थी और दिल आरा और सबीना की बेचैनी भी बढ़ती जाती थी कि उनके वालिद और बड़े भाई के घर आने का वक्त हो गया था। मगर सत्तार और उसका दोस्त थे कि उठने का नाम ना ले रहे थे, बल्कि उनको ज्यादा महंगे और अच्छे मोबाइल फोन देने के सब्ज़ बाग दिखा रहे थे। यूं ही उन लड़कियों से टाल मटोल करते दोनों ने रात के 9 बजा दिए। तब वो उठ खड़ी हुई कि अब भी घर ना गई तो अब्बा और भाई की मार पड़ जाएगी। इसी वक्त अचानक चंद पुलिस वाले झाड़ियों से निकले और दोनों बहनों को साथ ले चले। साथ उनके सत्तार का इंस्पेक्टर दोस्त भी था, जो इस मंसूबे में शरीक था। दिल आरा और सबीना पर इल्जाम था कि ये रात के वक्त 2 नौजवानों से गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई। दोनों लड़कियों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इंस्पेक्टर किसी तौर उनको छोड़ने पर राजी ना था। इसका एक ही मुतालबा था कि या तो तुम सबको खुश कर दो या फिर बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। उनका ख्याल गलत निकला। दोनों लड़कियां किसी तौर पर किसी गलत काम के लिए राजी ना हुईं। नतीजा ये हुआ कि वो मोहल्ले भर में इस वाक़या से बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई, इतनी ज़्यादा कि उनको मोहल्ले वालों ने निकाल दिया। इसके बाद उनका रिश्ता भी कहीं ना हो सका। ज़रूर उन्होंने इस मोहब्बत के झूठे चक्रों से तौबा कर ली होगी, मगर उन नौजवानों की इस मज़मूम हरकत के सबब बेचारे माँ बाप किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहे थे। गिरचा ये नादान सिर्फ उन लड़कियों को सबक पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले के अच्छी सोच रखने वालों को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि इन बच्चियों का बाप तो निहायत शरीफ और बाइज्जत आदमी था, जो हलाल की रोजी अपने बच्चों को खुला रहा था और कभी किसी से रिश्वत ना लेता था, जिस सबब इसके घर में अक्सर फाके रहते थे। और लड़कियां भी शायद इसी वजह से बुराई की जानिब माइल हुई थीं कि वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को दबाते दबाते बेहाल हो गई थी। बेटियों के करतूतों का इल्म बाप और भाई को तो कतई ना था। मुमकिन है माँ को कुछ इल्म हो, लेकिन इसके रोकने से ये ना रुकती थी। तभी उनका ये अंजाम हुआ कि इतनी बदनामी हो गई। इस सदमे से बेचारा बाप हफ्ता के अंदर अंदर हार्ट अटैक से चल बसा। मैं आज भी सत्तार और उसके इंस्पेक्टर दोस्त ही को चाचा सूफी साहिब का कातिल समझती हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदा उन जैसे शरीफ बापों को ऐसी बेटियां ना दे, इससे तो बे औलाद रह जाना भला। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियाँ देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें।